गुड इवनिंग दोस्तों। श्री राम कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। अपन पिछली क्लास में चर्चा कर रहे थे मौलिक अधिकारों के बारे में, और मौलिक अधिकारों के संदर्भ में अपन पढ़ रहे थे समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक, जिसमें अपन ने आर्टिकल 14 और 15 पढ़ लिया था, और नेक्स्ट चल रहा था अपना अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 की अगर बात करें अपन, तो अनुच्छेद 16 में सामाजिक आरक्षण को परिभाषित किया गया है। यानी कि आर्टिकल 16 में सामाजिक आरक्षण की परिभाषा है, और आर्टिकल 16(1) अपन ने देखा था। आर्टिकल 16(1) में कहा गया है कि राज्य के अधीन पदों पर नियुक्ति एवं नियोजन के संबंध में अवसर की समानता। यानी कि आर्टिकल 16(1) कहता है कि राज्य के अधीन जितने भी पद हैं, उन पदों में सभी नागरिकों को समान रूप से अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये आर्टिकल 16 की बात कही गई है। यानी कि यहाँ लोक नियोजन में अवसर की समानता पर बल दिया गया है। अपन इसी आधार पर अगर बात करें प्रस्तावना की, तो प्रस्तावना में बताया था प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता। प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता का उल्लेख प्रस्तावना में था, जो हमारी उद्देशिका थी उसमें था, जबकि आर्टिकल 16(1) में अवसर की समानता पर बल दिया गया। फिर आर्टिकल 16(2) पढ़ा था अपन ने। आर्टिकल 16(2) में कहा गया था कि राज्य नागरिकों के साथ नियुक्ति व नियोजन में धर्म, जाति, जन्म स्थान, मूल वंश, लिंग, उद्भव या निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ये बात कही गई थी आर्टिकल 16(2) में। जबकि आर्टिकल 16(2) के बाद तुरंत अगर अपन 16(3) देखते हैं, तो आर्टिकल 16(3) में कहा गया था कि राज्य चाहे तो निवास स्थान के आधार पर विशेष उपबंध कर सकता है, जो आर्टिकल 16(2) का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। यहाँ भेदभाव की बात नहीं हुई है। 16(3) में निवास स्थान के आधार पर विशेष उपबंध की बात हुई थी, और इसी आधार पर तमिलनाडु के राज्यपाल को कुछ विशेष अधिकार प्रदान किए गए थे। उनको विशेषाधिकार दिए गए थे स्थानीय नागरिकों के संदर्भ में, और आर्टिकल 371(j) में इसका उल्लेख भी है तमिलनाडु सरकार के संदर्भ में। फिर बात करते हैं अपन, अगला आर्टिकल था अपना 16(4). 16(4) से पढ़ना है। अगर अपन 16(4) की अगर बात करें, यानी कि अनुच्छेद 16(4). अनुच्छेद 16(4). 16(4) क्या कहता है, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। 16(4) की अगर बात की जाए, तो 16(4) कहता है कि राज्य के अधीन नियोजन में कमजोर वर्गों हेतु आरक्षण। क्या कहा गया है आर्टिकल 16(4) में कि राज्य के अधीन पदों पर नियोजन के संबंध में आरक्षण। बात समझ में आई। आर्टिकल 16(4) की अगर अपन बात करें, तो आर्टिकल 16(4) कहता है कि राज्य के अधीन जो पद हैं, उन पदों के नियोजन के संबंध में आरक्षण। और आरक्षण किसको? जो कमजोर वर्ग है। क्या है? कमजोर वर्ग है। यानी कि जो कमजोर वर्ग हैं, उन कमजोर वर्ग के लोगों को या नागरिकों को राज्य के अधीन जितने भी पद हैं, उनके नियोजन के संदर्भ में आरक्षण प्रदान किया जाएगा। यानी कि आरक्षण की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो आरक्षण मूल संविधान में उल्लेखित था। बात समझना ध्यान से यहाँ से, कि आरक्षण कहाँ था? मूल संविधान की बात करें तो आर्टिकल 16(4) में किसके प्रावधान थे? आरक्षण के प्रावधान। किसके लिए? कमजोर वर्गों के लिए। यानी कि 16(4) में किसके प्रावधान किए गए? आरक्षण के प्रावधान किए गए। अब यहाँ आरक्षण की अगर अपन बात करें, तो आरक्षण का आधार क्या होगा, या आरक्षण किसको दिया जाएगा? सीधा हो गया कमजोर वर्गों को दिया जाएगा, लेकिन इसका आधार क्या रहेगा? बात करें कि जो मूल संविधान में आरक्षण की बात कही गई थी, उस आरक्षण का जो आधार है, वो आधार क्या होगा? तो आधार की अगर बात की जाए, तो आधार है कि नियोजन में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व
अपर्याप्त प्रतिनिधित्व। यानी कि जो 16(4) है इसमें कहा गया है कि राज्य के अधीन जो पदों पर आरक्षण दिया जाएगा उस आरक्षण का आधार क्या होगा, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व। यानी कि जितनी जनसंख्या है उसके अनुपात में अगर सरकारी सेवाओं में इन वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं है तो इस आधार पर उन वर्गों के उत्थान हेतु या राजकीय पदों में उनके पदों के संतुलन हेतु आरक्षण प्रदान किया जा सकता है। यानी कि बात स्पष्ट हो चुकी है कि भाई मूल संविधान में आरक्षण का प्रावधान था जिसका आधार क्या था, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व। क्लियर हो गई बात। अब मुद्दा आता है कि भाई इस आरक्षण व्यवस्था को खत्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो सीधा सा स्पष्ट है यहाँ पर कि आरक्षण व्यवस्था को खत्म किया जा सकता है। उसका आधार है अपर्याप्त प्रतिनिधित्व। अगर सभी वर्गों का राजकीय सेवा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व है, अगर सभी वर्गों का राजकीय सेवा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो जाता है तो आरक्षण अपने आप ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उसका आधार खत्म हो गया, बेस खत्म हुआ तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा। या फिर यूं कहें कि हमारी संसद के पास संविधान संशोधन करने की शक्ति है। अगर हमारी संसद संविधान में संशोधन करती है तो संविधान संशोधन के आधार पर इस आरक्षण शब्द को हटाया जा सकता है। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर तो बात हो गई किसकी, मूल संविधान की। और मूल संविधान में आरक्षण किसको प्रदान था, अनुसूचित जाति व जनजाति। यानी कि मूल संविधान या प्रारंभ से अनुसूचित जाति व जनजाति को आरक्षण प्रदान किया गया। बात समझ रहे हो ना। मूल संविधान में किसको आरक्षण दिया गया था, अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण दिया गया। अब वर्तमान में देखा जाए कि अन्य वर्गों के लिए जो आरक्षण के प्रावधान है उनके बारे में अपन बात करते हैं। यानी कि अगला पॉइंट है अपना कि भाई अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण तो मूल संविधान में दिया गया, लेकिन जो अन्य वर्ग हैं उन वर्गों के लिए आरक्षण का क्या प्रावधान था। तो देखते हैं, अन्य वर्गों के लिए आरक्षण के प्रावधान यानी कि अन्य जो वर्ग हैं इन अन्य वर्गों के लिए आरक्षण के प्रावधान कहाँ किए गए। अन्य वर्गों की अगर बात की जाए कि भाई अन्य वर्गों को आरक्षण के लिए कहाँ कहाँ प्रावधान है, तो अनुच्छेद देखना पड़ेगा आपको इसके लिए। एक अनुच्छेद 340। आप लोग सोच रहे होंगे कि आर्टिकल 16(4) चल रहा है, 16(4) से डायरेक्ट 340 पे कैसे पहुंच गए, बीच में और भी आर्टिकल थे, ये कैसे क्या हो गया। आपको यहाँ समझना है कि 340 को 16(4) से जोड़ा गया है। रिलेट करके बता रहा हूँ मैं आपको कि भाई चीजें किस तरह से एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, उसकी बात कर रहे हैं अपन। तो 16(4) ही पढ़ रहे हैं अपन, लेकिन 16(4) में आरक्षण का प्रावधान है और 16(4) में कमजोर वर्ग यानी अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए प्रावधान था मूल संविधान में। फिर बाद में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस यानी कि सामान्य वर्ग के कमजोर लोगों को आरक्षण दिया गया। तो जो अन्य वर्ग जो थे, इन अन्य वर्गों को आरक्षण दिया गया, उसका आधार क्या था, कहां से कौन कौन से प्रावधान किए गए, उसी को अगर ध्यान में रखें तो आर्टिकल 340 है। और इस अनुच्छेद 340 में कहा गया है कि सामाजिक एवं शैक्षणिक यानी कि मूल संविधान की बात की जाए तो ये दो ही आधार थे, एक तो था सामाजिक सोशल और एक एजुकेशनल। सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान हेतु राष्ट्रपति एक आयोग की नियुक्ति करेगा। बात को समझना है आपको कि यहां पर अगर बात करें अपन तो अनुच्छेद 340 में कहा गया था कि जो भारत में यानी कि अनुसूचित जाति जनजाति को तो आरक्षण दे ही दिया है, उसके बाद जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, इन पिछड़े वर्गों की पहचान हेतु राष्ट्रपति महोदय द्वारा एक आयोग की नियुक्ति की जाएगी।
और इस नियुक्ति के संदर्भ में कहा गया कि आयोग का गठन, ये जो आयोग है, इस आयोग का जो गठन होगा वो गठन संविधान लागू होने के 5 वर्षों के भीतर, कितने, संविधान लागू होने के 5 वर्षों के भीतर ही इस प्रकार की व्यवस्था को अपनाया जाएगा। ये बात आर्टिकल 340 में कही गई थी। अगर यहाँ आगे अपन बात करें कि भाई एक अन्य वर्गों के आरक्षण हेतु या सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए जो आयोग बनेगा, उस आयोग का गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति महोदय करेंगे। और इस आर्टिकल 340 को ही आधार माना गया। किसको? इस आर्टिकल 340 को आधार बना करके राष्ट्रपति महोदय द्वारा 1953 में 1953 में काका कालेलकर आयोग का गठन किया था। किसका गठन किया था? 1953 में काका कालेलकर आयोग का गठन किया। इस काका कालेलकर आयोग को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भी कहते हैं। तो अपन देखते हैं कि भाई किस तरह से काका कालेलकर आयोग ने अपनी अनुशंसा या अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो बात समझ में आई है ना? 340 में कहा गया है कि जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनकी पहचान करने के लिए एक आयोग बनेगा। उस आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। इसी आर्टिकल 340 को आधार मानते हुए 1953 में 1953 ईस्वी में काका कालेलकर आयोग का गठन किया गया। काका कालेलकर आयोग का गठन किया गया। इस काका कालेलकर आयोग को ओबीसी आयोग भी कहते हैं, या फिर यूं कहें कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। क्या कहेंगे अपन इसे? नेशनल बैकवर्ड क्लासेस, NBC, नेशनल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के नाम से भी जाना गया। यूं कहें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम से भी इसको जाना गया था। तो काका कालेलकर आयोग की अगर बात की जाए तो इस काका कालेलकर आयोग का संबंध, काका कालेलकर आयोग का जो संबंध है वो संबंध है पिछड़े वर्गों का निर्धारण, पिछड़े वर्गों का निर्धारण, यानी कि पिछड़े वर्गों का जो निर्धारण है उन पिछड़े वर्गों के निर्धारण से संबंधित है। और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट, आयोग की रिपोर्ट की अगर बात करें तो इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी 1955 ईस्वी में, यानी कि 30 मार्च 1955 ईस्वी में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और आयोग ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा था? आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि अनुसूचित जाति जनजाति के अलावा एक अन्य आयोग होना चाहिए जिसे ओबीसी आयोग का दर्जा दिया गया था। यानी कि इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि ओबीसी आयोग का गठन किया जाए। किसका? ओबीसी वर्ग का गठन किया जाए, गठन किया जाए। यानी कि काका कालेलकर आयोग ने अपनी रिपोर्ट तैयार की और अपनी रिपोर्ट में कहा था कि अनुसूचित जाति जनजाति के अलावा एक अन्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए ओबीसी वर्ग का गठन किया जाए। इस रिपोर्ट ने जैसे ही अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की, इस रिपोर्ट की अनुशंसा प्रस्तुत की, उस समय अगर देखा जाए तो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के तत्कालीन समय में क्या थे? प्रधानमंत्री थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने काका कालेलकर आयोग की जो रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। यानी कि काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय इन्होंने सिफारिशें की, लेकिन नेहरू जी ने इस रिपोर्ट की तरफ कोई ध्यान दिया नहीं था। और फिर आपको पता ही है 1962 में चाइना का भारत पर आक्रमण हुआ था, और चाइना के आक्रमण के बाद नेहरू जी अंततः 1964 ईस्वी आते आते, यानी कि यूं कहें कि 1964 में नेहरू जी की मृत्यु हो चुकी थी। और नेहरू जी की मृत्यु के बाद अगले प्रधानमंत्री बने थे लाल बहादुर शास्त्री। कौन बने थे? लाल
बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के अगले प्रधानमंत्री बने थे, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रिपोर्ट पर कोई अनुशंसा नहीं दी और नेहरू जी की 1964 में मृत्यु हो गई, यानी कि इन्होंने इस रिपोर्ट के ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लागू नहीं की। 64 में मृत्यु, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने और लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने उस समय पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था। पाकिस्तान का आक्रमण 1965 की लड़ाई और 65 के बाद 1966 में ताशकंद समझौता, कौन सा समझौता? ताशकंद समझौता। इस ताशकंद समझौते के दौरान लाल बहादुर शास्त्री जी की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जी के समय भी जो काका कालेलकर आयोग था, उस काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद देश में अगले प्रधानमंत्री के तौर पर आती है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी यानी कि मैडम प्रधानमंत्री बने और मैडम ने लगभग 11 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 11 वर्ष या 11 वर्षों का कार्यकाल रहा था इनका। 11 वर्षों तक प्रधानमंत्री रही थी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री जैसे ही बनी और इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनते ही जो विदेशी अखबार थे वहां पर कई सारी सुर्खियां रही थी और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारत की बहुत ज़्यादा आलोचना हुई थी और आलोचना होने के पीछे कई सारे कारण थे। तो आलोचना इस तरह से थी कि भारत एक बहुत ही बड़े लेवल पर यूँ देखे थे कमज़ोर राष्ट्र है, गरीब राष्ट्र है, भारत की कोई औकात नहीं रही है। चाइना ने आक्रमण कर दिया, पाकिस्तान जैसे देश ने इसके ऊपर आक्रमण कर दिया, यहाँ की सैन्य शक्ति इतनी मजबूत नहीं है। कई सारी आलोचना हुई थी जिसमें ऐसा भी कहा गया है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ महिलाओं को बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझा जाता है और उन कमज़ोर महिलाओं में से इंदिरा गांधी वहाँ की प्रधानमंत्री बनी है। इस प्रकार की जब आलोचना होनी शुरू हुई तो इंदिरा गांधी भी ये चीज़ें सब पढ़ रही थी और इसमें मुख्य रूप से न्यूयॉर्क टाइम जो समाचार पत्र था उसमें भी ऐसे कई लेख छपे हुए थे। इंदिरा गांधी ने जैसे ही ये लेख पढ़े फिर इन्होंने सोच लिया था कि भारत का शक्ति संतुलन बनाए रखना जरूरी है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर दिखाना होगा कि भाई भारत भी कोई चीज़ है। तो इंदिरा गांधी ने उस क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया। काका कालेलकर की तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया और भारत की स्थिति मजबूत करने पर इंदिरा गांधी ने बल दिया और इंदिरा गांधी ने सबसे पहले सैन्य अभियानों को तेज किया, सेना में नए नए जवानों को भर्ती करना शुरू किया था इन्होंने और बड़े लेवल पर सेना को मजबूत किया और उसी के साथ 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है और इस युद्ध में इंदिरा गांधी के समय पाकिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान 2 राष्ट्रों में विभाजित हो जाता है। यानी कि इंदिरा गांधी ने सैन्य शक्ति दिखाई, तभी चाइना आंख दिखाने लग गया था कि हम परमाणु संपन्न है। तो 1974 में 1974 में इंदिरा गांधी ने परमाणु परीक्षण करके चाइना को भी शांत कर दिया था उस समय। फिर देखा जाए तो उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत करने की कोशिश की और गरीबी हटाओ का नारा दिया था। अब गरीबी हटाओ का नारा दिया, यहाँ पर व्यापक तौर पर समस्या पैदा हो गई। जितने गरीब कम करे उतने गरीब और पैदा होते जा रहे थे, यानी कि जितने गरीबों को कम किया उतने और पैदा हो गए। तो व्यापक गंभीर समस्या थी ये। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि भाई इस समस्या के निजात के लिए नसबंदी शुरू कर दो। कई बड़े स्तर पर महिला और पुरुषों की नसबंदी कर दी गई जिसमें अविवाहित लोग भी सम्मिलित हो गए थे, जबरदस्ती पकड़ के ले गए थे। इस कारण देश की आंतरिक स्थिति बिगड़ गई और आंतरिक अशांति के नाम पर इंदिरा गांधी के समय आपातकाल की घोषणा हुई। आंतरिक अशांति के नाम पर जो आपातकाल लगा, उस आपातकाल के बाद पुनः चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस और इंदिरा गांधी दोनों ही हार गई थी और इनके हार के बाद अगले प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई। कौन बने थे? मोरारजी देसाई। यानी कि इंदिरा गांधी के बाद अगले प्रधानमंत्री कौन बने थे? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई की अगर बात की जाए तो मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे और मोरारजी देसाई सत्ता में आई थे 1977 पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार। जैसे ही मोरारजी देसाई सत्ता में आई, मोरारजी देसाई के सत्ता में आने के बाद मोरारजी देसाई का ध्यान गया था काका कालेलकर आयोग के ऊपर और मोरारजी देसाई ने कहा कि इनकी सिफारिशों को लागू करना चाहिए, लेकिन आयोग पुराना हो चुका था। तो मोरारजी देसाई ने क्या किया, 1979 में एक आयोग गठित किया जिसका नाम था बीपी मंडल आयोग, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल आयोग। यानी कि 1978-79 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में
मंडल आयोग का गठन किया। किसका गठन किया? मंडल आयोग का गठन किया। और मंडल आयोग जो है वो दूसरा आयोग था। पहला काका कालेलकर आयोग था, यानी कि अन्य पिछड़े वर्ग के संबंध में दूसरा आयोग गठित हुआ था, बीपी मंडल आयोग। इस बीपी मंडल आयोग का गठन हुआ और गठन होने से पहले, मतलब ये कार्य प्रारंभ करता उससे पहले ही यहाँ पर एक समस्या उत्पन्न हो गई थी, और वो समस्या उत्पन्न हुई थी चौधरी चरण सिंह के रूप में। किसके रूप में? चौधरी चरण सिंह के रूप में। किसके रूप में? चौधरी चरण सिंह। अब चौधरी चरण सिंह की बात करें तो ये इनके साथ ही थे, लेकिन इंदिरा गांधी जैसे ही चुनाव हारने के बाद इनके मन में कुछ न कुछ उल्टा सीधा चल ही था। तो इंदिरा गांधी जी ने चौधरी चरण सिंह से कहा कि हम आपको समर्थन देंगे और आप सरकार बनाओ, इस प्रकार की बात कही थी। तो चौधरी चरण सिंह और मोरारजी देसाई के मध्य मतभेद उत्पन्न हुआ। इस कारण मोरारजी देसाई ने त्यागपत्र दे दिया। चौधरी चरण सिंह सरकार चलाते उससे पहले इंदिरा गांधी ने पुनः समर्थन ले लिया। तो इनकी चौधरी चरण सिंह की भी सरकार क्या हो गई? गिर गई। चौधरी चरण सिंह की सरकार गिरने के बाद इधर मंडल आयोग गठित हुआ था, कार्य प्रारंभ करता उससे पहले ही 1979 में सरकार गिरी, और सरकार गिरने के बाद पुनः चुनाव हुए और इंदिरा गांधी देश की पुनः प्रधानमंत्री बनी। कौन बनी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी पुनः प्रधानमंत्री बनी और पुनः इंदिरा गांधी का समय था 1979 से 84 तक रही। तो इंदिरा गांधी जैसे ही पुनः प्रधानमंत्री बनी तो जो मंडल आयोग था, इस मंडल आयोग को लगा कि सरकार चली गई, अब हमें कार्य करना है या नहीं करना है। तो इंदिरा गांधी ने कहा था कि सरकार गई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप अपने कार्य को जारी रखें। और मंडल आयोग ने अपने कार्य को जारी रखा। अंततः मंडल आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, यानी कि मंडल आयोग ने अपनी सिफारिशें इंदिरा गांधी के समय प्रस्तुत की थी। इस मंडल आयोग की बात करें तो इस मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत कर दी थी। कब प्रस्तुत कर दी थी? 1980 में मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। लेकिन 1984 के आसपास इंदिरा गांधी जी की क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी थी। तो उस समय भी मंडल आयोग की रिपोर्ट या प्रस्तावना, सिफारिशें जो थी वो लागू नहीं हुई। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद अगले प्रधानमंत्री बने थे भारत के राजीव गांधी। कौन बने थे? राजीव गांधी 1984 में देश के प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद मंडल आयोग की सिफारिशों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, यानी कि मंडल आयोग की जो सिफारिशें थी उनको लागू नहीं किया। राजीव गांधी के बाद अगर बात करें 84 से 89 तक राजीव गांधी की सरकार रही थी, और फिर 1989 की अगर बात की जाए तो 1989 में देश में गठबंधन की सरकार बनती है। किसकी सरकार बनती है? गठबंधन सरकार का गठन होता है, और इस गठबंधन सरकार में प्रधानमंत्री बने थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, या यूं कहें वीपी सिंह। वीपी सिंह 1989 गठबंधन सरकार में प्रधानमंत्री बने थे, यानी कि राजीव गांधी के बाद की अगर बात करें तो वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। और वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, गठबंधन की सरकार थी, तो इनके समक्ष दो और व्यक्ति थे, और उनमें था एक चंद्रशेखर। कौन था? चंद्रशेखर। और दूसरा था चौधरी देवीलाल। ये वीपी सिंह सरकार में दोनों ही इनके साथी थे, या यूं कहें इन्होंने इनको समर्थन दे रखा था। अब वीपी सिंह जैसे ही सरकार में सत्ता में आए और थोड़े ही दिनों बाद चंद्रशेखर और चौधरी चरण सिंह के विरोधी स्वर उठने लगे थे, आंख दिखाना शुरू कर दिया था इन्होंने वीपी सिंह को। वीपी सिंह जी के मन में कहीं न कहीं ये था कि कैसे न कैसे करके मुझे संतुलन बनाए रखना है, सांसदों को अपने समर्थन में लेना है, देश का एक जो बड़ा वर्ग है, जनता का बड़ा प्रतिनिधित्व वर्ग है, उस वर्ग को मुझे अपने साथ रखना है। इन सभी बातों को वो ध्यान में या उनके मन में चल रही थी, तभी उनको याद आया काका कालेलकर आयोग और मंडल आयोग, यानी कि मंडल आयोग उनको याद आया। और वीपी सिंह जी ने अगस्त 1990 में चंद्रशेखर और चौधरी देवीलाल के जो विरोधी स्वर थे उनको दबाने के संबंध में, या यूं कहें दबाने के बारे में वो विचार कर रहे थे कि कैसे दबाया जाए। उस बात को ध्यान में रखते हुए अगस्त 1990 में मंडल
आयोग की सिफारिशें लागू कर दी। बात समझ रहे हो ना? यानी कि वीपी सिंह जी की बात कर रहे हैं अपन। वीपी सिंह जी की जो सरकार बनी थी 1989 में, 1989 में फिर अगस्त 1990 में वीपी सिंह जी ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था। यानी कि मंडल आयोग का गठन मोरारजी देसाई की सरकार ने किया था, जबकि इसकी सिफारिशों को लागू किसने किया था? वीपी सिंह या विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया। और मंडल आयोग की सिफारिश के आधार पर वीपी सिंह सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को केंद्रीय या सरकारी सेवा में 27% आरक्षण दिया। कितना दिया? 27% आरक्षण दिया। अब जैसे ही ओबीसी को वीपी सिंह सरकार ने 27% आरक्षण दिया, आरक्षण देते ही दो बड़े गुटों में विरोधाभास प्रारंभ हुआ और दंगे भड़क गए। भारी लेवल पर दंगे आंदोलन शुरू हो गए थे, जिसमें एक पक्ष था सामान्य वर्ग के लोग जो इस आरक्षण का विरोध कर रहा था कि पहले ही अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण दे रखा है, इनको और आरक्षण दे दिया तो ये गलत है। दूसरी तरफ ओबीसी वर्ग के लोग थे जो हाथ में ईंट बाटे पत्थर या लाठी लेकर के इस आरक्षण के समर्थन में खड़े हो गए। और दोनों ही गुटों में इतना भयानक या यूं कहें इतने भयानक आंदोलन या दंगे का रूप ले चुका था कि कई गाड़ियां जला दी गई, आगजनी कर दी, कई लोगों ने आत्महत्याएं कर ली। तो कुल मिलाकर के वीपी सिंह ने जैसे ही आरक्षण दिया तो दंगे भड़के थे। फिर अंततः उनको शांत करवाया गया। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो वीपी सिंह जी ने सोचा था कि ओबीसी के लोग मेरा समर्थन करेंगे, यहाँ के सांसद मेरा समर्थन करेंगे, लेकिन अंततः चंद्रशेखर और चौधरी देवीलाल ने अपना समर्थन खींचा और वीपी सिंह जी की सरकार गिर गई। सरकार गिरने के बाद अगर आगे बात करें तो चंद्र सिंह प्रधानमंत्री बने। कौन बने? चंद्र सिंह। यानी कि वीपी सिंह के बाद अगले प्रधानमंत्री की अगर बात की जाए तो वीपी सिंह जी की सरकार गिरने के बाद अगले प्रधानमंत्री बने थे चंद्रशेखर की बात करें तो 1991 में ये कांग्रेस के बाहरी समर्थन से सत्ता में आए थे, लेकिन समर्थन मिल नहीं पाया और अंततः चौधरी चरण सिंह की भी सरकार गिरी। और चौधरी चरण सिंह के बाद कांग्रेस के अगले प्रतिनिधि के रूप में चुनाव जीत करके आए थे पीवी नरसिंहन राव। पीवी नरसिंहन राव 1991 से 1996, 1991 से 1996 तक। यानी कि वीपी सिंह के बाद चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने 1991 में। इनको कांग्रेस का बाहरी समर्थन था लेकिन समर्थन मिला नहीं। अंततः पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस के नए उम्मीदवार के रूप में प्रधानमंत्री बनते हैं। और पीवी नरसिम्हा राव ने क्या किया कि मई 1991, कौन सा समय? मई 1991 में जो जनरल वर्ग था, सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से, सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण दे दिया। बात समझ रहे हो ना? यहां मंडल आयोग की सिफारिश पर वीपी सिंह जी ने ओबीसी को 27% आरक्षण दिया और यह आरक्षण दिया था किस आधार पर? सामाजिक प्लस शैक्षणिक, सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर दिया था वीपी सिंह सरकार ने। जबकि पीवी नरसिम्हन राव सरकार ने 1991 में जनरल वर्ग को आर्थिक रूप से जो कमजोर थे उनको 10% आरक्षण दे दिया गया। यानी कि इसके लिए संविधान में कोई संशोधन नहीं किया गया, ऐसे ही बिल ला करके इनको आरक्षण दिया गया था। अब जैसे ही अपन बात करें कि वीपी सिंह और पीवी नरसिम्हन राव द्वारा जो आरक्षण दिया गया था उसे इंदिरा साहनी, एक प्रतिष्ठित वकील है सुप्रीम कोर्ट की, इंदिरा साहनी केस में उच्चतम न्यायालय में चुनौती प्रदान की गई थी, जिसे मंडलवाद के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ 1992 का केस था,
जिसमें चुनौती दी गई थी कि किस प्रकार से ओबीसी और जनरल को आरक्षण दिया गया था। एक बार मैं पुनः रिपीट कर देता हूं इस बात को, यानी कि मैंने आपको बताया था कि अपन पढ़ रहे हैं आर्टिकल 16(4). क्या पढ़ रहे हैं अपन? अनुच्छेद 16(4) पढ़ रहे हैं, और अनुच्छेद 16(4) में आरक्षण का प्रावधान है। किसका प्रावधान है? आरक्षण का प्रावधान है। और ये आरक्षण का प्रावधान किसके लिए है? कमजोर वर्गों के लिए है, और कमजोर वर्गों को नियोजन के संदर्भ में आरक्षण प्रदान किया जाएगा। यानी कि मूल संविधान में आरक्षण था, किसको था? अनुसूचित जाति और जनजाति को। फिर अन्य वर्गों के लिए, यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग हैं। इस अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के प्रावधान हेतु एक आयोग का गठन किया गया, और वो आयोग था कौन सा? पहला आयोग बना था काका कालेलकर आयोग। कौन सा आयोग? काका कालेलकर आयोग। 1953 में इसने अपनी रिपोर्ट दी। जवाहरलाल नेहरू के समय गठित हुआ, लेकिन इसकी अनुशंसा को माना नहीं गया। ठीक है ना। ऐसे आयोग का गठन, यानी कि ये जो आयोग है, इन आयोग का जो गठन है, वो गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। गठन किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। इसका आधार क्या होगा? तो अनुच्छेद 340 के तहत राष्ट्रपति करेगा। फिर बात करें अपन अगला, तो इसकी सिफारिशों को लागू नहीं किया गया, लेकिन दूसरा आयोग बना था जिसका नाम क्या है? बीपी मंडल आयोग। बीपी मंडल आयोग 1978-79। इस बीपी मंडल आयोग का जो गठन है वो मोरारजी देसाई के समय हुआ। किसके समय हुआ? मोरारजी देसाई के समय। मोरारजी देसाई के समय हुआ, जबकि बीपी मंडल आयोग की जो सिफारिशें थी या जो रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट को लागू किसने किया था? वीपी सिंह ने। वीपी सिंह ने लागू करते हुए 1990 में ओबीसी को कितना दिया? 27% आरक्षण प्रदान कर दिया था। तो ये दोनों अन्य पिछड़ा वर्ग के संदर्भ में था। इसके बाद पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आई, और पीवी नरसिंहन राव की जो सरकार थी, इस पीवी नरसिंहन राव ने सामान्य वर्ग के लोगों को भी कितना? 10% आरक्षण दे दिया था। 10% आरक्षण दिया था। तो ये जो आरक्षण दिया गया था, इन दोनों आरक्षणों को इंदिरा साहनी केस में चुनौती दी गई। कहां पर, किस केस में चुनौती दी गई? इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ। इंदिरा साहनी वाद वर्सेस भारत संघ वाद में इसको क्या दे दी गई? चुनौती प्रदान कर दी गई कि भाई बिना संविधान संशोधन आपने किस आधार पर आरक्षण प्रदान कर दिया गया। अब देखना है मुद्दा कि जो इंदिरा साहनी वाद है, इस इंदिरा साहनी वाद के तहत उच्चतम न्यायालय ने आरक्षण के संदर्भ में किस प्रकार का निर्णय दिया है, और उस निर्णय के आधार पर आगे फिर अनुच्छेद 16(4)A, 16(4)B और फिर 16(5), 16(6) किस प्रकार से नए प्रावधान किए गए। तो इंदिरा साहनी वाद पढ़ना है अपने को। क्या पढ़ना है? इंदिरा साहनी वाद पढ़ेंगे तभी जाकर के ये पूरी पिक्चर क्लियर हो पाएगी, और इंदिरा साहनी वाद पढ़ेंगे अपन अगली क्लास में। थैंक यू।